हिंदू मंदिरों के सामने पेरियार की मूर्ति लगाई। डोंट बी सरप्राइज इफ बीजेपी गेट 6 to 8 लोकसभा सीट्स इन तमिलनाडु। के संदेश खली में जो हो रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम फार्मर्स को एमएसपी देंगे। मेरा मानना है कि तमिलनाडु में किले में छेद तो हो ही गया है, अब फौज घुसना बाकी है। मतलब क्या वो दामाद है जिसे आप जबरदस्ती इस देश का सिटीजन बनाना चाहते हो? और इस देश के सिटीजन के साथ क्या हो रहा है? उनकी माता बहनों को चुन चुन के कहा जा रहा है कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेटीके का पॉडकास्ट चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 2024 इलेक्शंस के बारे में। और ये वार्ता करने के लिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी शो से। अभिषेक तिवारी, आपने साला पुनरोक्ति अलंकार लगा दिया है यहाँ पे। चलिए, तो भाई साहब, ये जो कल तमिलनाडु में हुआ, इतनी भयंकर रैली, उसमें इतना क्राउड और उसका जो पूरा विवरण था वो सारा नेशनल मीडिया में आया, तो आपको तमिलनाडु में क्या लग रहा है कि कुछ अपसर्ज है वहाँ पे? भाजपा जो 1.5% पे अटक जाता था, क्या वो वहाँ से कुछ ऊपर उठता हुआ दिख रहा है आपको? सबसे पहले एकेटी के पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। इतना फॉर्मल मत होइए, सीधा बकैती पे आइए। नहीं, आ रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु के राइज को समझना है ना गर्वित भाई। हाँ जी। तो दो चीज़ें हमें समझनी होगी कि वहाँ की जो द्रविड़ पॉलिटिक्स रही है, अगर आप उस द्रविड़ पॉलिटिक्स की विचारधारा से इतर कुछ करना चाहें या आपके पास करना चाहते भी है, तो आपके पास कभी भी ऑप्शन नहीं रहा था। एडीआईएमके के जीत का हमेशा एक कारण रहता था कि वो सॉफ्ट द्रविड़ पॉलिटिक्स करती थी और उस पे एक 40% का वोट शेयर रहता था जो उस पे मेहरबान होता था, क्योंकि वो हार्डकोर द्रविड़ आइडियोलॉजी पे नहीं होती थी। मतलब सनातन संस्कृति पे इतना अत्याचार या फिर जिस प्रकार की खुलेआम बातें, इरेडिकेट सनातन धर्म करने जैसी बातें, वो नहीं कभी करते थे। ऐसे में जब कर्नाटक के सिंघम तमिलनाडु में आते, देखिए दो चीज़ें, बीजेपी के पास कभी एक ऐसा फेस ही नहीं था तमिलनाडु में जो उनकी आइडियोलॉजी को पिच कर सके, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी को पिच कर सके। किस भाषा में? उनकी भाषा में। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन क्या मोदी जी इतने अच्छे वक्ता तमिल में है? तमिल में वो सारी बातें एक्सप्रेस कर सकते? नहीं कर सकते। अब के अन्नामलाई साहब का जो एक्सपीरियंस रहा है वर्क कल्चर का, वो जानते हैं कि रूथलेस कैसे हुआ जाता है, और यहाँ पे वो रूथलेस राजनीति कर रहे हैं। आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि मंदिर के पास से जितने पेरियार की मूर्तियां लगाई हैं हम हटवा देंगे। अब आप समझते हैं तमिलनाडु की राजनीति में ये बात करना भी कितनी बड़ी बात है। हालांकि भारत की जो नॉर्दर्न बेल्ट की कह सकते हैं दलाल मीडिया है, उसने इस बात को कवर नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा राइज का कारण बना। पर आपको नहीं लगता कि मतलब पेरियार के जो फैन बॉयज हैं वो तमिलनाडु में इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इस तरीके की बात करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है? उसके आधार पे वोट लेना कितनी बड़ी बात होगी? क्योंकि पेरियार फैन बॉयज तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, या नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी सभ्यता और संस्कृति को हम दो तरह से देखते हैं। या तो आपने उसे पनपने दे दिया। देखिए, आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो वहां के जो इंटेलेक्ट्स थे वो यूरोप की तरफ भागे, तो पोप कल्चर का विनाश हुआ। आप कहते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण आया। देखिए, मैं ब्लंट बात करता हूं, आप भी जानते हैं, भारत में पुनर्जागरण 2014 के सोशल मीडिया के आने के बाद है। मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि कल की अवतार जो है वो सोशल मीडिया ही है। हाँ है। रवीश का याद दिला दिया बाबू। खैर, उस पे नहीं जाएंगे। देखिए, वामपंथ की घिसी पीटी आइडियोलॉजी या किसी को थोपना, यही उनकी आइडियोलॉजी रही है। वैचारिक विमर्श सनातन कर रहा है। पहली बार कोई सनातनी जब वैचारिक विमर्श को लेकर के उतरा और सनातन के कल्चर को बात करने लगा, तो अचानक से बातचीत शुरू हुई। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे तमिल में राष्ट्रवादी वहां के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
हम नॉर्दर्न वालों से भी कहीं अच्छा रीच लेके जा रहे हैं, मिलियंस में व्यूज हैं। उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट है। अच्छा, दूसरी बात, मैं मानता हूं भारत की राजनीति में 2 बड़ी यात्राएं हुई। एक आडवाणी जी की रथ यात्रा, इसने पूरे भारत में धार्मिक जिसको कहते हैं एक आंदोलन खड़ा किया, लेकिन वो सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रहा। अन्नामलाई की जो पद यात्रा रही तमिलनाडु में, इसको मैं उससे एक कदम आगे रखता हूं, क्योंकि आपने एक कहते हैं ना कि एक आइडियोलॉजी पे मिट्टी ही नहीं डाली गई, उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना फर्जी मजार, अवैध मजार बना दिया था। सनातन की आइडियोलॉजी पे एक अवैध रूप से आपने मजार का निर्माण किया, उस मजार को बुलडोजर से ढा दिया गया। अब वहां पे जो पुष्पित और पल्लवित हो रहा है जो विचारधारा, वो वापस सनातन, कंबन रामायण की जिक्र हो रही है उसके आधार पे। और मिशनरियों के बारे में आपको ये समझना होगा कि जब 1998 में सोनिया गांधी भारत के पटल पे तेजी से छाई, तो उनके एक्टिव होने के मात्र 1 साल के अंदर सिर्फ तमिलनाडु में 10,000 से अधिक ऑफिशियल मिशनरीज ग्रुप आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसको भी एक्सपोज किया था द रेड साड़ी नाम की एक किताब में। हालांकि वो चूंकि वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं चलती, तो उन्होंने कहा कि ये किताब थोड़ी सी अवैध टाइप की लग रही है, तो हम बैन कर देते हैं, क्योंकि भारत में डिक्टेटरशिप तो शायद 2014 के बाद आई है। आई पार्डन, कुछ लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन वो डिक्टेटरशिप नहीं था, तो उन्होंने पसंद नहीं। अब क्या है कि जो पसंद नहीं आती तो आप नहीं पढ़ते हो। तो सोनिया ने एक कदम आगे बोला कि जब हम ही को पसंद नहीं आ रहा, तो भारत की जनता को कैसे पसंद आएगी? तो रेड साड़ी नाम की किताब को बैन कर दिया। तो जिसने भी उसको हटाने का प्रयास किया, जो मिशनरीज आ गए थे उनको हटाया गया। और बड़ी सुनी हो, अब कभी अगर आप जोलारपेट वगैरह एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की पहाड़ों पे भी हुलेलैया और ये सारी चीज़ें बनी हुई है। पहाड़ों पे भी यीशु मसीह है। और आपने क्या किया है, हिंदू मंदिरों के सामने पेरियार की मूर्ति लगाई कि नहीं, ये सिर्फ एक रिलीजन है जो पाखंडी है, बाकी रिलीजन जो है वो इक्वालिटी लाता है। खैर उस पर डिबेट अलग हो जाएगा, लेकिन खैर आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जो राइज है ये कितना बड़ा राइज है, मैं आज आपके दर्शकों को एक बात बताता हूँ। डोंट बी सरप्राइज इफ बीजेपी गेट 6 to 8 लोकसभा सीट्स इन तमिलनाडु। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो, क्योंकि 25% का वोट शेयर बीजेपी गेन कर सकती है। 25% का गेन कर सकते हैं, मतलब पिछली बार 1.5% के आसपास था कुछ, यानी 26-27% की बात आप कर रहे हो। 26-27% बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसमें अच्छी खासी लोकसभा सीट्स आ जाती हैं। नहीं, डेफिनेटली आएगी। जैसे तिरुपुर लोकसभा सीट है, कोयम्बटूर है, मीनाक्षी जिसे आप मदुरई कहते हैं, मीनाक्षी मंदिर जहां पर है, आप कन्याकुमारी तो बीजेपी कई बार पहले भी जीती हुई, लेकिन वो अलायंस में जीती थी। देखिए एडीआईएमके के साथ अलायंस, पहली बार मैंने एक चीज देखी कि बीजेपी स्टेट लीडरशिप को सुन रही है, ना कि सेंट्रल लीडरशिप कुछ फोर्स कर रही है। आप बिहार का उदाहरण लेंगे तो बिहार में स्टेट लीडरशिप से कुछ पूछा ही नहीं गया, बोला कि ठीक है आपको नीतीश जी के साथ वापस आना है। लेकिन वहां अन्नामलाई साहब ने क्या कहा कि हमें एडीआईएमके को छोड़ना होगा, परंपरागत राजनीति छोड़नी होगी अगर आप वास्तव में साउदर्न किले को ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो एआईएडीएमके को छोड़ने की बात चल रही है, दूसरी ओर कल ही मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें अम्मा की, जयललिता की बहुत तारीफ की। तो दोनों चीज़ें एक साथ समन्वय कैसे बना पा रही हैं? नहीं, बहुत ईजी है। देखिए एडीआईएमके जब अम्मा मरी तो पलनीस्वामी के पास वो पूरी पार्टी चली गई, लेकिन पार्टी अम्मा के कई एस्पेक्ट्स थे। आप ये समझिए, एक तो ब्राह्मण आती थी तो वो वोटर भी आपको चाहिए, प्लस एंटी द्रविड़ वोटर भी चाहिए, प्लस डीएमके एडीआईएमके ही 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई। तो आपको कौन सी पार्ट नहीं चाहिए और कौन सी पार्ट चाहिए, ये भी तो देखना होगा वोट शेयर के हिसाब से। इसलिए जयललिता फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एडीआईएमके को अगर आपका उसका वोटर भी आपको कुछ अपनी तरफ चाहिए तो अम्मा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आप वो सब देखेंगे। एडीआईएमके के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का अलायंस करने के कभी भी फेवर में के अन्नामलाई साहब रहे हैं। के अन्नामलाई एक रूथलेस राजनीति कर रहे हैं, और इस प्रकार की राजनीति तमिलनाडु में कम से कम मैंने दशकों से होती हुई नहीं देखी थी। अगर आप मैं आपको एक लोकसभा की बात बताता हूँ, जो तिरुपुर लोकसभा हमारी टीम ने अभी रिसेंटली कवर किया था, वो टी शर्ट बनाने का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर्ड हब है। तमिलनाडु वोट कैसे करता है? तमिलनाडु चाहता है कि जिसकी भी सरकार आए
उस सरकार में हमारे पक्ष के लोग बात करने वाले रहे लोकसभा में। ऐसे ही उसका पैटर्न रहा है वोट का। पिछली बार क्या हुआ कि जो खान मार्केट गैंग है या खैराती मीडिया, आप जो भी नाम देना चाहें, इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना दिया कि बीजेपी तो हार रही है तमिलनाडु के अंदर, नहीं पूरे भारत के अंदर बीजेपी की सरकारें नहीं बन रही है। आप उन फर्जी पत्रकारों के आप स्टेटमेंट्स याद करें तो इन लोगों ने बीजेपी को 235 तक सिमटा दिया। तो तमिलनाडु के अंदर एक माहौल बना कि कांग्रेस को अगर राइज करना है और हमारी टीम को राइज करना है तो डीएमके और इनको वोट करना है। इस बार इन्हें पता है कि बीजेपी इज कमिंग बैक टू द पावर। दैट इज वाई लोकसभा में ये आपको राइज दिख रहा है। स्टेट में क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी का राइज जो है अगर किसी को तमिलनाडु में जाके नहीं दिख रहा है तो उसका सिर्फ दो ही कारण हो सकता है, या तो देखना नहीं चाहता है या तो आप राहुल गांधी के भक्त हैं इसीलिए आप देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप बहुत सारे लोग दिखाना भी नहीं चाहते। दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग दिखाना भी नहीं चाहते हैं। अब आप देखिए ना, बंगाल में भी लोग संदेश खाली इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो लोगों को पता चल जाएगा, तो जैसे आरजेडी का जंगल राज और समाजवादी पार्टी का जंगल राज खत्म हो गया, हम नहीं चाहते ममता बनर्जी का जंगल राज खत्म हो जाए। लिटरली यही तो भाषा थी ना एक आदमी की। तो अभी वेस्ट बंगाल की आपने चर्चा की, वेस्ट बंगाल पे अभी थोड़ी सी देर में आते हैं, थोड़ा सा हम तमिलनाडु को और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने बेसिकली कहा कि यहाँ पे 26 से 27% वोट शेयर भाजपा ले रही है अपने दम पे, विदाउट एनी सपोर्ट। और इसमें आपको लगता है कि 6 से 8 लोकसभा सीटें निकल जाएंगी। इसमें एक और फैक्टर है, अभी तक छोटे छोटे लोगों के साथ अलायंस बीजेपी ने फॉर्म नहीं किया है। अच्छा, अब ये अलायंस कितना इंपैक्ट डालेगा ये आप और हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे। देखिए, लोकसभा को लेकर के हम सीट पे बाद में जाएंगे, पहले वोट शेयर पे समझते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक बार कमल हसन भी अकेले चुनाव लड़ा तो उसको भी 6-7% वोट शेयर आ गया था। अब ये वोट शेयर कौन सा वोट शेयर है? ये फ्लोटिंग वोटर होते हैं जो समय के साथ इधर उधर जाते हैं, लेकिन ये टिपिकल डीएमके के वोटर नहीं है। पहले ये मैंने बार बार कहा कि एंटी डीएमके या द्रविड़ पॉलिटिक्स वाला भी 40% वोट शेयर है। राजनीति में किसी भी स्टेट में 40% वोट शेयर बहुत मायने रखता है जी। और प्लस अब आप अम्मा का भी वोट तोड़ना चाहते हैं। और जब देखिए क्या होता है ना कि समाज में जब परिवर्तन आता है ना किसी एक क्षेत्र में, तो उसका इम्पैक्ट होना शुरू होता है। कुछ लोगों को राम मंदिर की ग्रेविटी का अभी पता नहीं है, लेकिन चूंकि राम मंदिर के समय में अयोध्या में था, आपको पता ही है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लोग जो तमिलनाडु से आते थे वो हाथ जोड़ के कहते थे मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैंने पूछा था कि आप इस बार वोट किसको दोगे? बोला मोदी जी को वोट करेंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि इसके पहले आप लोगों ने किनको वोट किया? उन्होंने स्वीकार किया कि हमने कई बार डीएमके को और एडीएम को दोनों को वोट किया है। अब वो क्यों वोट कर रहे थे? राम मंदिर के कारण? नहीं, उनके पास कभी तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। देखिए, ऑप्शंस बहुत जरूरी है। आप दिल्ली में ही आपने आप केजरीवाल की पॉलिटिक्स को राइट ऑफ कर दें, फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप केजरीवाल को गाली दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस का एक ऑल्टरनेट बना, एक ऑप्शन आया, तभी तो वहां के मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट करना शुरू किया ना। बिल्कुल। तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में कभी बीजेपी ऑप्शन नहीं थी, अब बीजेपी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ऑप्शन भले ही हो, आप वहां पे ईवीएम में एक बटन बन के रहते हो, या फिर आप एक लीडर को प्रोजेक्ट करते हो और वो लीडर की मास अपील होती है कि नहीं होती है। अब अन्नामलई ने जो अपनी मास अपील बनाई है वहां पे, वो एक बड़ी मास अपील है जो ना केवल तमिलनाडु में सिमट के रह रही है, वो उत्तर भारत तक का रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। आज हम लोग टिपिकल तमिल चैनल तो नहीं है, लेकिन हम और आज आप उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी ग्रेविटी तो है, उसका इम्पैक्ट तो है। मैंने क्यों कहा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा एक अलग और अन्नामलाई जी की रथ यात्रा को मैं अलग रखता हूं। दो अलग अलग समय काल है। एक ने पुनर्जागरण उत्तर भारत में लाया, दूसरी तरफ वो लोग कहते थे कि भाई तमिलनाडु में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कभी नहीं हो सकती। हो सकती थी, सदैव हो सकती थी। कभी आपके पास वैसा नेतृत्व नहीं था, कभी वैसा स्पीकर नहीं था। आज खुल करके उस मुद्दे पे बात करने के लिए, और आप देखिए कुछ ब्लंडर्स हुए, जैसे इरेडिकेट सनातन धर्म वाला बयान आया। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि एडीआईएम के जैसी पार्टी उसको क्रिटिसाइज करे। लेकिन अन्नामलाई ने क्या किया?
उसको न केवल मुद्दा बनाया बल्कि वो लोगों तक पहुंचे। आप अगर देखेंगे पिछले 1.5 साल से एडीआईएम बीजेपी के पास कोई विधानसभा नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्ष का जो कहते हैं धर्म वो बीजेपी निभा रही है, एडीआईएम के मुख्य विपक्षी दल की तरह ट्रीट ही नहीं कर रही है। तो क्या हुआ था बंगाल में 2019 आते आते? लेफ्ट विपक्षी दल होते हुए भी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही थी, और बीजेपी 2014 के बाद ममता बनर्जी के अगेंस्ट बनते तो आपने क्या देखा कि मुख्य विपक्ष ये बन गए कि बंगाल में एक नारा चला, लेफ्ट इज ऑल्सो राइट। अब इसकी ग्रेविटी थी जो मैंने बहुत पहले उस समय भी बात की थी कि देखिए बंगाल में कुछ हो रहा है, तो आप लोगों ने कहा था कि देखते हैं कितना होता है। तो ये होता है, मेरा ये मानना है कि गर्वित भाई आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको किसी भी जो चेंज आ रहे हैं सोसाइटी में, उस सोसाइटी को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप चेंज भी महसूस कर पाएंगे। मेरा मानना है कि तमिलनाडु में किले में छेद तो हो ही गया है, अब फौज घुसना बाकी है, किला फतेह होना बाकी है। पर मेरे को कई बार ना ऐसा भी लगता है कि जब इस तरीके की अगर मोमेंटम बनता है तो वो मोमेंटम छोटा नहीं बनता है, वो मोमेंटम बहुत बड़ा बनता है। तो अगर वो मोमेंटम बन रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बने। पर चलिए अब तमिलनाडु से हम थोड़ा वेस्ट बंगाल की तरफ आते हैं, और वेस्ट बंगाल में पिछली बार विधानसभा में उतना भाजपा ने उतना नहीं परफॉर्म किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। नारे लग रहे थे भाजपा की ओर से कि हम 200 सीट निकाल देंगे। 79 पे अटक गए। अब 79 पे अटक गए, विधानसभा में सीएम नहीं बन पाए। तो लेकिन विधानसभा की पॉलिटिक्स और लोकसभा की पॉलिटिक्स दोनों चीज़ें अलग हैं, नेतृत्व दोनों के अलग हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में और इवन आफ्टर संदेश खली उसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए संदेश खली तो एक वाटरशेड मूवमेंट है, लेकिन उससे पहले 2017 में डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जब पंचायत इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में डेमोक्रेसी, ऐसा लग रहा है पंचायत इलेक्शन को देखते हुए डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात और हाँ, है जी, ये आया था ये बयान। उनका ऑफिशियल बयान है, आप चेक कर सकते हैं, और चंद्रचूड़ साहब का ही बयान है। अब उसके बाद फिर एक और पंचायत इलेक्शन होता है अभी कुछ दिन पहले, वहां भी उतनी मार्केट थी। तो इसको कुछ लोगों ने इस प्रकार से जस्टिफाई करना शुरू किया, तो बंगाल का कल्चर है। हाँ, ये चूरी का बयान था, और वो कौन सा है टीएमसी का नेता डेरेक ओब्रायन, हाँ डेरेक ओब्रायन, उसने भी ये बात बोली थी बिल्कुल कि ये तो बंगाल का कल्चर है। अरे यार हिंसा किसी का कल्चर कैसे हो सकता है? वही यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट, बट ठीक है, वो चूंकि माइक ही लाल है तो फिर वो तो झलकेगा। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ पत्रकारों ने भी ये शुरू कर दिया कि संदेश खाली इलेक्शन के टाइम हो रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। संदेश खाली काफी दिनों से चल रहा था। संदेश खाली जनवरी से उठना शुरू हुआ है, जब वहां पे ईडी की रेड हुई है। हाँ। उसके बाद वो जो वहां से भागा है, हाँ। तब वहां की महिलाओं को मौका लगा कि हाँ चलो अब आवाज उठा सकते हैं। एग्जैक्टली। कोई सुनने आया है हमारी बात। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है ना कि आपके अंदर डर बैठा हुआ है, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस भी किस मंच पे करेंगे, कहां करेंगे, अगर आपके पास वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। देखिए मैंने लाइफ में जंगल राज बहुत देखा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने ऐसा जंगल राज जो बंगाल में चल रहा है वो नहीं देखा भाई। अगर वो दिखता तो उसके प्रतीकात्मक रूप से असर बहुत अलग होते हैं। वो आपको अब दिख रहा है। आपने रिसेंटली देखा कि किस प्रकार से भगाया तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को। ये क्यों होता है? किसी को देखिए, स्प्रिंग का एक थंब रूल होता है, आप भी जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, कि आप दबाओगे वो वापस अपने शेप को आना चाहता है। तो ये ह्यूमन का भी नेचर है। आप अपने स्वतंत्रता के लिए स्वयं मजबूर हो जाते हो, विवश हो जाते हो। आप इंसान पैदा ही स्वतंत्र हुआ है, आप उसको जबरदस्ती पालतू बनाने का प्रयास करेंगे, वो एक पीढ़ी बाद वो संघर्ष शुरू करेगा, 2 पीढ़ी बाद संघर्ष शुरू करेगा। बंगाल का अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि कई पीढ़ियों से वहां एक सेगमेंट का शोषण होता रहा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जितने दलित एक्टिविस्ट हैं, आप देखिए चाइन मंडल और राजवंशी, ये 2 समुदाय की बात करना बहुत आवश्यक है गर्वित भाई। अगर हम बात करें थोड़ा इस मामले की ग्रेविटी को हम लोग समझें, ये दोनों दलित समुदाय से हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनके लिए कोई दलित एक्टिविस्ट क्यों खड़ा नहीं होता। राजवंशी समुदाय को जितना पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है, पिछले 1 दशक से लगातार उनके साथ ये अन्याय हो रहा है।
अभी तक वो पूरी तरह से कई लोगों को भारत की नागरिकता भी नहीं मिली। ये क्यों होता है एक हिंदू के साथ? और दूसरी तरफ बयान ऐसे आते हैं कि हम एक पैरेलल नागरिकता का सिस्टम शुरू करेंगे आधार कार्ड की तरह, जो बंगाल में लोगों को नागरिकता देगी। तो मैं थोड़ा ब्लंट रहता हूं, मतलब क्या वो दामाद है जिसे आप जबरदस्ती इस देश का सिटीजन बनाना चाहते हो? और इस देश के सिटीजन के साथ क्या हो रहा है? उनकी माता बहनों को चुन चुन के कहा जा रहा है कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ। मतलब ये, आप अगर आपके अंदर मानवीय संवेदना है गर्वित भाई, तो राजनीति को एक साइड कर लीजिए, इलेक्शन को एक साइड कर लीजिए। अगर आपके अंदर मानवीय संवेदना है, अगर आप सो कॉल्ड दलित एक्टिविस्ट है, तब भी आपको नचाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने दलित एक्टिविस्ट हैं, शायद ये इस्लामिक एक्टिविस्ट है। अगर दलित एक्टिविस्ट होते तो ये जाते। हाँ, वो जय मीम जय भीम तो चलता ही है, पर इससे इतर हम यहाँ पे सीटों की बात करते हैं। अगर बंगाल में सीटों की बात करें तो कितनी सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंगाल में? पिछली बार से कम, पिछली बार से अधिक, और अधिक तो कितनी अधिक? देखिए, अभी हमारी टीम ने दिनाजपुर, झारग्राम, नादिया, उत्तर परगना, दक्षिण 24 परगना ये विजिट किया है। और बीजेपी का वोट शेयर, एक बात आप जान लीजिए, 2019 से ऊपर जा रहा है, यानी 40% बंगाल में। हाँ, बंगाल में 40% के ऊपर। अब एक आपको एक समीकरण बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछली बार टीएमसी के आयातित नेता विधानसभा में आए, और मुसलमानों के अंदर फियर फैक्टर क्या आया, जो कि पीके की टीम को हेड्स ऑफ जाता है। वो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया कि अगर लेफ्ट को वोट किया तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी बंगाल में। सो मुस्लिम वोट वहां पर एकदम से इंटैक्ट हुआ, और हिंदू वोट ही इंटैक्ट नहीं हुआ जो बीजेपी चाहती थी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के विरुद्ध बीजेपी के परंपरागत कार्यकर्ता लड़ रहे थे, उनको अचानक से आपने बीजेपी में बुला लिया तृणमूल कांग्रेस से। अभी एक ऐसी सिचुएशन हुई विधानसभा में जिसने वोट को डिवाइड करा दिया। लेकिन इसके बाद क्या बदला? उन लोगों ने यह सोचा कि चलो, मैं पहले भाजपाई था, मैंने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया तो मैं सेफ रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? खेला होबे के नाम पे 2021 के चुनाव के इमीडिएटली बाद इस देश की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट है कि इस बंगाल स्टेट में कानून का राज नहीं है, शासन करने वाले का राज है। ये रिपोर्ट में लिखी गई। अब कमाल की बात है कि आप के पास ये सब कुछ होता है, आप कहाँ जाओगे? न्यायालय में, क्योंकि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल और पत्रकारिता। अब कमाल की बात है कि मान लिया 3 स्तंभ सड़ चुके हैं, पत्रकारिता तो पहले से ही नहीं थी, तो एक स्तंभ तो है न्यायपालिका जहां के शरण में जाएंगे। आपको मैं बताऊं इंटरेस्टिंग बात कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइल धूल भाग रही है। मतलब जैसे किसी जमाने में अतीक के केसेस की सुनवाई नहीं होती थी, वैसे ही इसके केसेस की सुनवाई नहीं हुआ। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? जो वापस गया था वो समझ गया कि जब तक मैं टीएमसी को वोट करूंगा तब तक मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। कोविड में ऐसी रिपोर्ट्स हैं मल्टीपल, जहां पे इंजेक्शंस पूछ के, हालांकि केंद्र सरकार का प्रोग्राम था लेकिन फाइनली करते तो वही लोग हैं जी, कि जो टीकाकरण था ये पूछा गया कि तुम भाजपा के सपोर्टर हो या तृणमूल कांग्रेस के या लेफ्ट के। अब एक और सिचुएशन है कि क्या कांग्रेस का अलायंस हो जाएगा टीएमसी के साथ या नहीं। अब 2 फैक्टर है। राहुल गांधी की टीम चाहती है, अधीर रंजन टीम की टीम नहीं चाहती। अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले भी अधीर रंजन ने हमला किया। तो लेफ्ट और कांग्रेस एक वापस अलायंस चाहते हैं। लेफ्ट को भी एक अलायंस की आवश्यकता है वहां पे। वो चाहती है कि कांग्रेस एक नेचुरल अलाय है, क्योंकि लोकसभा में मुसलमान उनकी तरफ जाते हैं। और एकमात्र विकल्प भी इस देश में लोकसभा में कांग्रेस ही है। आप भले उसको 30 सीट दीजिए, लेकिन विकल्प तो वही है जी। वो बात की बात करेंगे कितनी सीटें आएंगी, पर विकल्प तो वही है। ऐसे में जो टीएमसी से नाराज लोग हैं, जो लेफ्ट इज राइट और सो चला तो लेफ्ट भी समाप्त हो रही है, कांग्रेस भी समाप्त हो रही है, और वहां पर टीएमसी के अगेंस्ट एकमात्र विकल्प है। तो एकमात्र विकल्प वही है जो है, वो बीजेपी है। तो लोकसभा में, अच्छा लोकसभा में एक मोदी फैक्टर अलग होता है। अगर आप देखेंगे 40% का वोट शेयर 37% पे विधानसभा में पहुंचा था, वो वापस 40% आपको ऐसे भी पहुंच जाएगा, क्योंकि लोकसभा में मोदी को जिताना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे बिहार के इंपॉर्टेंट कद्दावर नेता
या यूं कहे खामोश नेता जिनका घर रामायण था, शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी इस बार आसनसोल से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि आसनसोल से भी वो हारेंगे, तो अभी देखना है कि वो भी एक इंटरेस्टिंग है। अच्छा, शुवेंदु अधिकारी का इन लोकसभा जो रिपोर्ट्स हैं वो तो यही है कि शुवेंदु अधिकारी ने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है और बीजेपी की बात को जन तक पहुंचाया है। तो शुवेंदु अधिकारी का लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, शुवेंदु अधिकारी का राइज ऐसे समझें, जब वो 2021 में 2 मई के बाद का वो प्रकरण हुआ, तो लगभग 7,500 8,000 बांग्ला मानुष जो है वो असम में शिफ्ट हो गए। पूरा कैडर भी तितर बितर हुआ। बिल्कुल। बीजेपी की सेंट्रल टीम ने ऑलमोस्ट आंख बंद कर लिया, क्योंकि वो व्यवस्था समझ में आती है, जहाँ पे इस प्रकार का नरसंहार हो वहाँ पे कुछ बचना मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि पहले अपने लोगों को बचाएं, लेकिन उन्होंने अपने वोटर को नहीं बचाया। तो इसमें एक डिस्टेंस है। अगर आप मुझसे 1 साल पहले पूछे तो मैं कहता बीजेपी शायद 10 सीट ना जीते लोकसभा की। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने अपनी छोटी छोटी टीम्स बनाई, उन लोगों को पुनर्वासित किया, वहाँ आए, उनके साथ लगातार कम्युनिकेशन बिठाया कि देखिए हम ही हैं, बचा सकते हैं, आप कब तक असम में पलायन करेंगे, फिर होगा, फिर आप हारेंगे, तो हम तो ठीक है सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो दुख है वो कम नहीं होगा जब तक ये जो सरकार रहेगी, सॉरी बंगाल में टीएमसी रहेगी, ये सरकार रहेगी, वो तब तक आपका दुख समाप्त नहीं होना है। इसने वापस रीयूनाइट किया, प्लस राम मंदिर मोमेंट आया। आपने देखा होगा कि जब अमित शाह ने आज से 4 महीने पहले वो गए थे और उन्होंने कहा कि दीदी मैं वापस आ गया हूँ, ये बहुत मार्क करने वाला। ये उस टाइम पे हम सब भी यही देख रहे थे, मैंने कहा ये बंगाल में कुछ अलग हो रहा है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, देश के गृह मंत्री का ये कहना वो अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है किसी भी कैडर को कि दीदी मैं वापस आ गया हूं, बदला लिया जाएगा। तो बदला कैसे लिया जाएगा? बीजेपी डेमोक्रेटिक ढंग, बीजेपी एक पूरी तरह से मैं मानता हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जब भी मैं बंगाल बीजेपी के लीडर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अलग अलग केसेस किए हुए हैं, हम ये करेंगे। इसके बाद एक रैली होती है और उसमें बहुत सारे लोगों को के ऊपर एफआईआर होता है, फर्जी एफआईआर होता है। ये भी एक वो मोमेंट था कि हम अगर डेमोक्रेटिक ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं तब भी ममता को प्रॉब्लम है। यानी एक टीएमसी के जिन में है माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट, मानना है मानो, नहीं तो फिर भेज देंगे। अभी आपने देखा कि रिपब्लिक वाले पत्रकार साहब भी चले गए। तो इस प्रकार की चीजें हैं। बंगाल के लोगों का क्रोध पता है क्या है? उन्हें लगता है कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती और ये सारा चीज चल रहा होता तो कम से कम नेशनल मीडिया यार कवर करती। अब क्या है कि हमारा तो टीएमसी हमारे साथ अत्याचार भी कर रही है, और आश्चर्य की बात यह है कि बंगाली लोगों तक का प्रॉब्लम यह है कि उनको कवर नहीं किया जा रहा। वो जो दुख है, वो जो सौरव है, उससे वो निकलने की जो छटपटाहट है वो ममता बनर्जी को सेटबैक दे रही है। और तीसरी बात, अगर मुझे आश्चर्य नहीं होगा शायद अभिषेक बनर्जी या उनकी वाइफ जो है कोल स्कैम में चली जाए, क्योंकि ओपन एंड शट स्कैम है। देखिए ये ओपन एंड शट स्कैम है, इसको बस जबरदस्ती डिफेंड किया जा रहा है कि हम पे पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैम है, खनन माफियाओं ने स्कैम किया है, उस पर कार्रवाई होगी भाई, वो होनी है, वो तय है। तो अभी सीट कितनी, सीट अगर नंबर पे बात करें तो नंबर कितना? मैं मानता हूं कि बीजेपी कम से कम 18 से 22 के बीच में खड़ी है। 18 से 22? हाँ, पिछली बार 17 थी आई थिंक। 18 ही थी। 18 ही थी। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी शायद 30 तक जाती और शायद चली भी जाए, वो बात की बात है। क्योंकि बंगाल में क्या है कि ऐसी 12 लोकसभा सीट हैं जहां पे मुसलमानों का प्रभाव है, लेकिन उनमें से आप 6 को जीत सकते हैं अगर वहां का हिंदू एक होकर के वोट करे तो। और वो गैप सिर्फ ज्यादा नहीं लाना है, आपको वहां पे 1.5% सर्ज होना है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो 1.5% वोट वहां पे सर्ज होता है। अब ये अगर हो गया तो बीजेपी में गो 25-26 ऑल्सो, बट वोट शेयर इज सर्टेनली इंक्रीजिंग इन बंगाल ऑल्सो। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन इज कि 370 सीट जब भाजपा लेने की बात करती है और लोकसभा के पटल से करती है और पीएम मोदी स्वयं करते हैं, तो ग्रेविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और बिना तमिलनाडु को साटे, बिना बंगाल को साटे, ये अगर आप बंगाल में उतने ही रहते हैं जितने पहले थे, तो आप इंक्रीज कहाँ करेंगे? यूपी में तो कितना इंक्रीज कर लोगे? 10।
आप मतलब यूपी में पिछली बार 70 था। नहीं, पिछली बार आप 65 थे। हाँ 65 थे, तो पिछली बार 65 थे, तो इस बार 75 आ जाओगे। पर कल का सर्वे था 78 दे रहे हैं वहां पे, दो सीटें हटा रहे हैं। देखिए मैं इतना मानता हूं कि 75 तो कम से कम यूपी में आ रही है, लेकिन आपने कहा ना कि 370। देखिए मैं 370 पे तो नहीं मानता कि बीजेपी अकेले आएगी, पर एनडीए आ सकती है। अच्छा, उसका कारण है, देखिए आप सिर्फ तमिलनाडु सोच रहे हैं, बीजेपी का गेन जो है वो आंध्र प्रदेश में भी है इस बार। अच्छा, आंध्र प्रदेश में इन्होंने जगन मोहन रेड्डी के बजाय टीडीपी के साथ, जब तक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद इसके 5-6 दिन के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगा कि तेलुगु देशम पार्टी के साथ उसमें जो एक्टर है वहाँ के पवन कल्याण, वो भी उनके साथ अलाय हो रहे हैं, प्लस बीजेपी। और बीजेपी को 7 लोकसभा सीटें दे रहा है अपने साथ अलायंस करने के लिए। ये बड़ा नंबर है, बड़ी बात। अब इसमें मेरा मानना है कि 4-5 जीतेगी भी बीजेपी। वो सेफ सीटें इनको मिल रही है, वाइजैक जैसी सीटें मिल रही है। अच्छा, तो वहाँ से जीतेंगे भी। अब बात यह है कि ऐसा क्या है आंध्र प्रदेश में कि जगन मोहन रेड्डी के साथ अलायंस कर रही है। आई थिंक बीजेपी की वहाँ पे टीम ने ये महसूस किया है कि एक सेंटिमेंट अंडर करेंट है कि आपने जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम की पार्टी के मेन जो चंद्रबाबू नायडू है उनको जेल भेज दिया। जैसे ये कुछ वैसा ही आपको याद आएगा कि जगन मोहन रेड्डी को भी भेजा गया था। तो वो चलता है फ्लिप। दूसरी बात राम मंदिर आंदोलन का इम्पैक्ट, तीसरी बात पवन कल्याण का इम्पैक्ट। पवन कल्याण का सुपरस्टार और इन सब के अलावा भी दलित और ट्राइबल वोट में ठीक ठाक इम्पैक्ट है। देखिए आप सदर्न पॉलिटिक्स में जाएंगे तो सुपरस्टार का अपना एक महत्व तो होता ही होता है। वहाँ पे आज भी हीरो की एंट्री ग्रैंड स्टाइल में होती है, बड़े बड़े कटआउट लगते हैं, माला पहनाई जाती है, वो सारा चीज़ें वो तो होता ही है। और अगर आप देखेंगे कि तेलुगु मूवीज़ में भी, तो इन दिनों आप देखेंगे कि एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का आपको वहाँ पे असर धीरे 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 वो चेंजेस कई मूवीज़ के थ्रू दिखता है, वो वापस आ रहा है। और जैसे मैंने कहा राम मंदिर आंदोलन तो वहाँ भी गेन कर रही है। तेलंगाना में भी बीजेपी मुझे लगता है कि 6 से नीचे नहीं आएगी। तेलंगाना में 4, पिछली बार 4 जीती थी, इस बार 6 आराम से जीतेगी। अच्छा, और मुझे लगता है कि डोंट बी सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा हूँ, केरल में भी इस बार दरवाजा खुलेगा। हाँ, केरल में शबरीमला वाली सीट जो है, नहीं तिरुवनंतपुरम लोग सोच रहे हैं नहीं, शबरीमला वाली सीट पे ज्यादा मेहनत हुआ है। ज्यादा मेहनत का क्या है कि वहां एक अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। कुछ दिन पहले कि एक बिशप का आपको बयान याद होगा, जिन्होंने कहा कि ईसाई लड़कियों को मुसलमानों में कन्वर्ट किया जा रहा है। हाँ। देखिए राजनीति में लोग बयानों को यूं ही देखते हैं, मैं प्लस कभी इसको यूं ही नहीं देखता, मैं एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स में ही देखता हूं। जब तक आपके रिलीजन का आइडेंटिटी क्राइसिस आपको एहसास नहीं दिलाया जाता, आपका शिफ्ट नहीं होता। तो क्या बात है कि अचानक से वहां के एक नहीं कई बिशप इस प्रकार की बातें करने लगे। पर ये तो बहुत टाइम से चल रहा है ना। रादर जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट आया वो आया ही चर्च से है ना। एकदम सही बात है, केरला की चर्च से ही आया। एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है। लेकिन आपने कभी ऑप्शन वो जनरेट नहीं किया था ना कि हम भी एक ऑप्शन बनेंगे। आप ये मत भूलिए कि वहां के इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने कांग्रेस के लिए 2013 में एक सर्वे भी कराया था कि कांग्रेस क्यों हारी, उनके बेटे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। राइट। तो ये धीरे धीरे इंपैक्ट होता है। पहले आप लोकल लीडर तो जोड़ो जो उनकी भाषा में उनको कन्विंस करे। आप जाएंगे हिंदी में बोलेंगे, कोई एक ट्रांसलेशन करने वाला बिठाएंगे, पर ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेटर होता है ना। जो रेट ऑफ स्पीच है, पिच कंट्रोल है, जो आपके मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डाले, वो तो नहीं होता ना। तो वो एक भाव का अंतर होता है, इसलिए बीजेपी वहां भी राइज कर रही है। तो अगर आप देखें कि साउदर्न इंडिया में एनडीए 50 का अगर मार्क लेकर के चल रही, तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। ये तो होना ही है। पिछली बार 30 थी, इस बार बढ़ रहा है, 50 के आसपास हो रहा है। तो 20 सीटें एनडीए की, मैंने एनडीए की 370 की बात की, तो 20 सीट तो यहाँ पे बढ़ रहा है। 10 सीट आप बढ़ा रहे हो उत्तर प्रदेश में मिनिमम। अच्छा, ठीक है। 65 पे आप थे एनडीए, इस बार 75 तो मैं मिनिमम मानता हूँ कि वो श्योर शॉट आ रही है। हाँ, तो पर इससे ज्यादा बढ़ोगे भी क्या? 80 तो टोटल है, 80 में से
बात तो वही है ना, इससे ज्यादा बढ़ोगे क्या? अब मतलब कल का सर्वे था, किसका था, उसमें 78 सीटें दे दी भाजपा को। दो एक तो आजमगढ़ वाली और एक मैनपुरी वाली, ये 2 सीटें ही गई हैं इधर उधर। गई हैं इधर। मेरा भी मानना है कि 2-3 और 4 सीटें हैं जिसपे इनका कुछ इम्पैक्ट है, अदरवाइज कहीं कुछ इम्पैक्ट मुझे नजर आ नहीं रहा है। सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज कि अगर 78 भी जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता हूँ, आप जानते हैं। मैंने एमपी इलेक्शन में भी 130 ही दी थी, लोग गाली दे रहे थे, लेकिन अच्छा है कंजर्वेटिव रहो। फेल होने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ तो हम लोग इंजीनियर आदमी है, तो हमारा क्या है कि हम लोग पास करना सब्जेक्ट में अच्छे से जानते हैं। 40 का सोचते हैं फिर 60 ले आते हैं तो ठीक है। हाँ, वो आ जाए तो बात अलग है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है। तो वही बात है कि 75 तो आ रही है। अब आप देखेंगे कि और कहाँ बढ़ेगा। असम में 2 सीट बढ़ेंगे आप, ठीक है, 12 तक असम में जाएंगे और जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। असम का तो पॉलिटिक्स ही हेमंता ने पूरा बहुत चेंज हुआ है वहाँ पे। अब किसी और मतलब वो अब एक लार्जर देन लाइफ सीएम होते जा रहे हैं, मतलब जिनको केवल असम तक सीमित नहीं है, वो अब बाहर के राज्यों में जाके, दूसरे राज्यों में जाके वो स्पीचेस देते हैं, वहां के लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों में भी है। बिल्कुल। अब उड़ीसा में चल रहा है फ्रेंडली मैच, वहां तो वो उसको छोड़ दो। उड़ीसा में हमें उस ऑपोजिशन से या बीजेडी से वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, बीजेडी कोई भी लोकसभा में दिक्कत नहीं है, वो चाहती है बस आप लोकसभा जीत जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमने तो आपके आदमी को भी राज्यसभा भिजवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपना स्टेट जीतना है। तो वहां पे फ्रेंडली मैच चल रहा है। और नवीन पटनायक, मतलब अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें नवीन पटनायक मोस्ट लवेबल, मतलब योगी जी से ऊपर नवीन पटनायक जी रेटेड थे वहां पे। नहीं, उसका कारण है उनको बीजेपी वाले भी उतना ही पसंद करते हैं, उनको बीजेपी से इतर वाले लोग भी हैं जो भी, वो भी उतना ही पसंद करते हैं। तो नवीन बाबू का एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि और कहाँ राइज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने बीजेपी का एलोन 370 वाला मार्क नहीं दिया कि और कहाँ आप राइज करेंगे। आप तमिलनाडु में राइज कर गए, आपका राइज इतना भी नहीं है कि आप 40 सीट लेकर के आओ। बंगाल में आप ठीक ठाक राइज कर गए। बीजेपी बिहार में कहाँ है? बिहार की राजनीति पे तो अलग, बिहार पे बात करते हैं, अभी अलग आएंगे। लेकिन कहाँ और राइज कर सकती? तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात में आप एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो। गुजरात में कहाँ जाओगे? एक सीट मुझे लगता है कि फ्रेंडली मैच वहां भी शुरू हुआ है छिंदवाड़ा को लेकर के मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हिमाचल से भी हम जोड़ेंगे अभी, जो क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में हुई है। क्या हुआ कि कमलनाथ जो है वो प्रियंका वाड्रा के क्लोज अलाई माने जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे इस वक्त कांग्रेस की पॉलिटिक्स में 2 खेमा है। एक चाहता है कि प्रियंका वाड्रा पुशअप हो, तो अब उसमें आचार्य प्रमोद जैसे लोग आते थे, उनको सबसे पहले हटाया गया, बोला हट, ये हिंदुत्व और राम वाली बातें करते हैं। अच्छा, कमलनाथ भी क्या है कि मिले थे बागेश्वर धाम में जाकर के, और नकुलनाथ भी, वो भी कांग्रेस के अंदर जो लेफ्टिस्ट लॉबी है उनको पसंद नहीं आया था। आप देख रहे होंगे कि जो चाइनीज यूट्यूबर्स हैं उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया, यही कांग्रेस है, इसी कांग्रेस के लिए हम वोट कर रहे हैं, बताइए, तो चरण छुए जा रहे हैं बाबा बागेश्वर के। तो राहुल लॉबी को मौका मिल गया। अब राहुल लॉबी आएगी तो प्रियंका लॉबी जाएगी। तो वही हिमाचल में हो रहा है। और हिमाचल में जिन लोगों ने चुनाव जीता है उनको पहले तो आपने सीएम भी नहीं बनने दिया, प्लस उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो पता चला कि हिमाचल में अलग कहानी चल रही है। वैसे ना, मैं इनको काटते हुए आप लोगों को थोड़ा सा ये समझा दूं कि वहां पे बेसिकली क्या जो चल रहा है ना, ये जो 2 लॉबीज की बात करी, प्रियंका लॉबी और राहुल लॉबी, तो राहुल लॉबी जो है वो हार्डकोर थोड़ी लेफ्ट इंक्लाइंड ज़्यादा लॉबी दिखती है, और जो प्रियंका लॉबी है वो थोड़ी राइट इंक्लाइंड, जिसको हिंदू से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस तरीके की लॉबी है। तो ये वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ से समझने में आपको थोड़ा सा ईजी होगा जी। एग्जैक्टली, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि ये 2 अलग अलग दूरी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जो, देखिए प्रियंका वाड्रा को लाने वाले जो अप्रोच लाइन थे वो सेवा दल से पूरा परंपरागत। अब कांग्रेस की सेवा दल इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि सेवा दल क्या करती थी, वो ग्राउंड पे रहती थी। तो ग्राउंड का आदमी भारत में राम विरोधी तो हो नहीं सकता। तो उन्हें इस ग्रेविटी का पता है,
तो कह रहे थे अरे मत विरोध करना, लेकिन राहुल गांधी भावनाओं में बह गए। अच्छा, भावनाओं में बहते बहते चूंकि लेफ्ट आइडियोलॉजी से वो घिरे हुए हैं, तो आजकल वो पत्रकारों की जाति पूछने लगे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब लोग काउंटर कर रहे हैं उन्हीं के खेमे के अंदर, अरे यार राजदीप तो अपना ही आदमी था, तुम काहे ऐसे बोल रहे हो। इनफैक्ट आपने खुद एक बार कहा था इंटरव्यू में कि नहीं राजदीप आप ही आंसर करना चाहते हो या मैं कर दूं, क्योंकि क्या होता है आप कई बार मेरे जगह पे आप खुद बोल देते हो। तो वो राजदीप वाला भी एंगल है। अब सुप्रिया सिंह भी कमाल है, पूछ रही है, ये तो खुद पत्रकार रही है उसी लॉबी की। सही बात है। तो ये एक मुझे लगता है शेयर आइडेंटिटी क्राइसिस है और मेंटल इलनेस है जिसकी शिकार है। तो वैसे मैं मानता हूं कि वैसे भी लेफ्ट लॉबी मेंटल इलनेस की शिकार रही है, लेकिन एक पार्टी हो जाए पूरी की पूरी, उसकी विचारधारा बदल जाए, प्रियंक खड़गे भी उस लेगेसी में शामिल हो जाए जो कहें कि नहीं स्टालिन के बेटे ने तो ठीक ही बोला, सनातन धर्म को मिटा ही देना चाहिए। अभी बंगाल पे भी संदेश खली में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनसे क्लियर क्वेश्चन था कि संदेश खली में जो हो रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम फार्मर्स को एमएसपी देंगे। उसका उत्तर ये है, हम फार्मर्स को एमएसपी देंगे। ये पता है ये कौन सा मोमेंट था? ये वैसा ही मोमेंट था जब 2013 में अर्नब गोस्वामी ने बोला कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, और राहुल गांधी बोल रहे थे कि हम जो है आरटीआई लेकर के आए। तो हाँ। ये इनका इंटेलेक्ट है, और ऐसे लोगों ने एक पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक कैसे कर लिया, मैं स्वयं सरप्राइज होता हूं। गुलाम लोग जो थे, जिनके नाम में गुलाम लिखा हुआ था, वो भी इस पार्टी को छोड़ के गए। बोले भाई इतनी गुलामी हमसे नहीं होगी, ये ठीक है मेरे नाम में गुलाम है। वो गुलाम नबी आजाद से गुलाम नहीं आजाद हो गए। गुलाम नहीं आजाद हो गए। बोला कोई बात नहीं, कश्मीर में बीजेपी के साथ अलाई कर लेंगे कोई। आप देखिए कमलनाथ जैसे लीडर, वो पार्टी छोड़े ना छोड़े, अलग पार्टी बना करके छिंदवाड़ा में चुनाव लड़े, वो सब सेकेंडरी बात है। अगर वैसा जो जिसने अपना 40 साल उस पार्टी को दिया है वो अलग हो रहा है, प्रॉब्लम है। मिलिंद देवड़ा, ऐसे लोग जब जाए, आपने क्या किया आचार्य प्रमोद के साथ? सही बात है, उसने आपको हर मौके पर डिफेंड किया, लेकिन राम के मुद्दे पे कैसे डिफेंड करता भाई? सही बात है। जैसे आलोचना की लेफ्ट लॉबी ने उनको ढोंगाचार्य वगैरह का रादर निकलवा के माने, मतलब आप एक इतनी सी क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे अपनी ही पार्टी के कार्डर से, जो कह रहा है कि भाई राम को क्रिटिसाइज मत करो, मैं आपके साइड हूं। इतनी सी क्रिटिसाइज, इसीलिए ना बोलते हैं तुम लोग ज्यादा वीडियो बनाते हैं। डिक्टेटरशिप तो 2014 के बाद आई है ना, क्या है जी? ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अब बात है कि ये देखना पड़ेगा कि मोदी वाले में आया है या कांग्रेस में ज्यादा डिक्टेटरशिप है, वो अलग बात है। अलग नहीं, डिक्टेटरशिप तो है। आप मानेंगे ना कि एक पत्रकार को या यूट्यूबर को यूं ही उत्तर प्रदेश से उठा के लेके चले जाना पंजाब में, तो डिक्टेटरशिप तो है ही ना। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? जी, तो हम सर्ज की बात कर रहे थे, तो आपने मेरे को कितनी सीटें, 30 सीटें गिनवाई जो मोटा मोटा सर्ज हो रहा है, जिसका 20 सीटें आपने साउथ में बताया और 10 सीटें आपने यूपी में बताई, और 5-7 सीटें और बाकी, तो 35 एक सीट आप बढ़ा रहे हो। तो वही 370 पे 350 345 पिछली बार थे, 30 ये पकड़ के 370। तो मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि 338 340 तक बीजेपी और 370 375 तक एनडीए। हाँ, एनडीए बस वही जी। तो इसमें हरियाणा की अगर हम बात करें तो पहलवानों ने दिया पूरा धोबी पछाड़ मारने का प्रयास था। इधर से किसानों ने भी, इस बार किसानों ने पंजाब के किसानों का साथ नहीं दिया। तो पंजाब और हरियाणा की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये पंजाब और हरियाणा को समझेंगे उससे पहले बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक और फ्रेम समझते हैं। बीजेपी ने जैसे ही आका के ये कहां कहां इंपैक्ट कर सकता है, तो उसने 2 भाग में जाट कम्युनिटी को डिवाइड किया और पंजाब के किसानों को अलग बोला कि एक पश्चिमी यूपी में देखते हैं, वहां भी इंपैक्ट है, और जयंत चौधरी का अगर हमारे साइड आ जाए और अगर हम चौधरी चरण सिंह को वो सम्मान दे दें जो किसी ने नहीं दिया, तब क्या इंपैक्ट होगा। तो मुझे लगता है किसान आंदोलन वाले इस चीज को समझ नहीं पाया। जयंत चौधरी जैसे ही इस साइड आया और चौधरी चरण सिंह को जैसे ही वो महत्वपूर्ण भारत रत्न वाला पुरस्कार दिया गया, खेल बदल गया भाई। अभी आप जाकर के पश्चिमी यूपी में उनसे पूछिए, वो कह रहे हैं कि हम तो हैं ही नहीं आंदोलन में। अब हरियाणा के जाट भी कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे बेटों को नशेड़ी बना दिया आपने। तो ये 4-5 लफंगों का आंदोलन, 4-5 हजार लफंगों का आंदोलन बन गया।
अब इसमें भी ऐसी देखिए क्या है कि पिछली बार तो इन्होंने फूंक फूंक के बातें रखी थी, इस बार तो ये खुला चल रहा है, खुला चल रहा है ना। मेरे को तो लग रहा है कि खट्टर ने अपनी विधानसभा सीट अपना विधानसभा बचा लिया ये करके। हाँ, तो लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं, जो आपने मेवात में करना चाहिए था, हाँ, वो मेवात में ना करके आपने अब किया। इनफैक्ट खट्टर ने बैक टू बैक जो 2 काम किए, एक तो जो इनका बजट आया वो बहुत इम्पैक्टफुल है। ये जो पिछला 1-1.5 महीना खट्टर ने पॉलिटिक्स खेली है, वो अलग लेवल पे जाके खेली मतलब क्या हुआ था कि एक बार मैं द्रविड़ को बहुत बढ़िया टेस्ट प्लेयर मानता हूँ, पर एक बार द्रविड़ ने भी 22 गेंद पे 50 रन मार दिए थे। और वो अब आप फास्टेस्ट इंडियन का सर्च करोगे 50 का, तो उसमें युवराज सिंह के साथ वो शेयर करते हैं वो प्लेस। तो वो भले ही युवराज सिंह ना हो, भले ही योगी हेमंता बिश्व शर्मा ना हो, लेकिन ये जो स्लॉगिंग हुई है इसका इम्पैक्ट तो लोकसभा में आपको दिखेगा। लोकसभा में भी दिखेगा और ये उनकी विधानसभा में भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, वो बिल्कुल दिखेगा। और बीजेपी तो चाह ही रही थी कि आप इस प्रकार की चीजें करो। देखिए, एक मुझे बड़े अच्छे साधु संत आदमी है जीआर स्वामी, जो बिहार और पूर्वांचल तक ही सीमित है। मैं उनसे बातचीत का सौभाग्य प्राप्त होता रहा, लेकिन मैं इस बार उनके एक शिष्य से मिला था, वो भी उतने ही, चूंकि रामानुजम संप्रदाय के हैं वो, तो अयोध्या में उनसे मिला था, मैं सुग्रीव किले में था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण भगवान नहीं जानते थे कि द्रौपदी का चीरहरण होगा, नहीं जानते थे कि पांडव चले जाएंगे, वो तो सब जानते थे, पर वो चाहते थे कि तुम देखो, ताकि जब कौरवों का विनाश हो तो मुझ पे ये एलिगेशन ना लगे कि भाई आपने गलत करा। तो मोदी भी, तो कंपेयर की बात नहीं है, मोदी ने भी देखा है, वो जानता है कि बोल रहे खालिस्तान, लेकिन जब खट्टर सरकार उनके ऊपर बिल फाड़े कि हमारी संपत्तियों को आपने ये किया है, उसका पेमेंट करना है, तो आप ये ना कहो कि अन्याय हुआ। तो वो इम्पैक्ट होने के लिए एक्सपोज होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा भी 2019 से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है मुझे किसी भी एंगल पे। हाँ, पंजाब में देखिए, पंजाब में आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। पहले तो हम ये मान के चले कि पंजाब में अलायंस होगा, नहीं होगा या होगा। हाँ, होगा। अब ये बात है ना, देखिए, एक 90 विधानसभा सीट जीती हुई है, वो कह रही कि हम 13 में से 11 सीट पे हम खुद लड़ेंगे, और कांग्रेस कह रही है 5 तो हमारे लोकसभा सांसद रहे, कुछ तो मर्जी रखो। ये तो वैसी बात होगी कि जो ममता बनर्जी ने पहला ऑफर दिया था कि बंगाल में हम आपको 2 सीट देंगे, बदले में आप हमको त्रिपुरा में 1 सीट दे दो और असम में 4 सीट दे दो। नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होगा कि नहीं होगा, वो अलायंस तो नहीं होगा। अकाली और बीजेपी का अलायंस होगा क्या? वो तो अलायंस नहीं हो रहा है। ये अलायंस देखिए, जब आपके पास आइडेंटिटी क्राइसिस हो, अब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस वक्त थोड़ी सी मेहरबान फिर से दिख रही है काली पे। वैसे मेरा परसेप्शन ये था कि नहीं होना चाहिए, पर होगा, ये भी अटल बात है। हो रहा है अलायंस। अब उड़ती उड़ती तो कई खबरें हैं। इस बार तो हमने सुना गुरदासपुर से एक पूर्व क्रिकेटर भी लड़ने वाले हैं बीजेपी से, जिन्होंने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे हैं। हाँ, ऐसी बातें आ रही हैं, हल्की सी हैं। पर अभी इसको अटल सत्य मत मानिएगा, क्योंकि अभी बहुत वेग सी न्यूज है ये। बहुत वेग सी न्यूज है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ऐसी बातें सुनाई पड़ रही हैं। तो अब डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए वैसा आ जाए आदमी, तब उस सीट का क्या हाल होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए ना, उनके पिताजी, हाँ, वो पगलेट आदमी वहां पे जिसने पिछले किसान आंदोलन में मट्टी पलीत करी थी, हाँ, उनका बेटा अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स में आता है, इधर की पॉलिटिक्स में आता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो भी एक देखने वाली चीज रहेगी। मैं वही कह रहा हूँ। तो आप पंजाब में अभी बहुत गंगा में पानी बहना बाकी है। मुझे लग रहा है कि कोई एक आध लाइव सेशन, जब हम पंजाब एक बार प्रॉपर विजिट करेंगे तब हम लोग अलग कर लेंगे लाइव सेशन, उस पर मैं आपको, या फीडबैक मैं पर्सनली आपको दे दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पंजाब में बीजेपी के पास है ही क्या, कुछ नहीं है। हाँ, गुरदासपुर की सीट है, जीत जाएंगे, नहीं जीते ना जीते। अब कई लोग मुझसे ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, सिद्धू आए या ना आए। सिद्धू अभी प्रियंका गांधी से भी मिल के आया कल परसों, और उससे पहले बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से भी मिला है। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर सिद्धू आता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है। यार, मैं हिंदुओं को जोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ तोड़ता फिरूंगा। 2+2 मिलके 4 हो जाए। देखिए, आप पंजाब को तो आधा उसकी बोली की आवश्यकता है। बीजेपी के पास मौका तो था 1.5 साल 2 साल ना, आप कोई ऐसा लीडर प्रोड्यूस कर देते तो मैं कहता कि नहीं ठीक है,
आप उसे लीडर भले ना मानो, लेकिन ये तो मानोगे कि शायर अच्छा है, तो शायरी फेंक फेंक के भी कांग्रेस में मारेगा तो एक आध सीट तो इधर उधर। और अमृतसर सीट की तो उसने सीट जीती है, उसमें तो इम्पैक्ट है उसका। तो शायरिया भी इधर उधर फेंक के मारा तो चौका छक्का समझ लीजिए बोनस है, क्या दिक्कत है आपको? तो नहीं हो सकता है कि वो यहाँ से आ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनकी, पर उनके ऊपर ट्रस्ट कितना किया जा सकता है वो एक अलग क्वेश्चन आ जाता है। अरे यार वो तो बीजेपी का ही आदमी था, वो तो बाद में कांग्रेस में चला गया, ठीक है, और उसका भी कारण अकाली ही थे। हाँ, अगर आप देखिए बीजेपी कहाँ आ रही, बीजेपी ने अकालियों के साथ अलायंस भी खोया और सिद्धू को भी खोया, फायदा क्या मिला आपको? सही बात है। और बीजेपी कहाँ जीती? गुजरात में जीती। क्यों? क्योंकि जिस आप हार्दिक पटेल का टाइमलाइन उठाइए, सुबह श्री राम से शुरू होती है, सुबह श्री राम से समाप्त होता है, शाम श्री राम से समाप्त होता है। आपको वही तो आदमी चाहिए था, या वो हार्दिक पटेल चाहिए था जो रोज भगवान को भी क्रिटिसाइज करने का प्रयास करे कांग्रेस में जाकर के, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी वैसी है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि आपकी आइडियोलॉजी के साथ आपको अपने आप को समर्पित करके कोई आपके पास आना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। क्या वॉशिंग मशीन कुछ नहीं होता, आइडियोलॉजी होती है। आप देखो ना उन्होंने उद्धव को कैसे अपनाया। हाँ, वो तो अपनाते हैं ना। अब आप भी कह दो कि कांग्रेस वॉशिंग मशीन है क्या? शिवसेना के पाप अगर उनके हिसाब से देखें तो शिवसेना ने तो बहुत पाप किए थे। अरे भाई साहब, शिवसेना राम मंदिर के आंदोलन में कहती है कि हमने तो गिराया बाबरी। हाँ, बाला साहिब ठाकरे के बयान उठा के देख लो, और उसके बाद उद्धव से कह दो कि इन सबको कंडेम कर दे। हाँ, तो ये वॉशिंग मशीन कुछ नहीं होता। हाँ, आप मेरी पॉलिटिक्स है, जो जहाँ पे फिट बैठे वो पॉलिटिक्स होती है। वॉशिंग मशीन कहीं पे भी कुछ नहीं होता। पर चलिए इसके इतर अब यूपी में आपने बताया कि 75 से 78, एमपी का क्या सीन रहेगा? देखिए एमपी तो 27 पहले भी जीती थी, इस बार भी आप जीतेंगे। रही बात छिंदवाड़ा, एक उसी पे तो डाउट है आपका ना। तो अब देखिए छिंदवाड़ा में कैंडिडेट समझते हैं, सबको अपने बेटे की फिक्र है, देश की फिक्र तो बात की बात करेंगे। और दो जो बड़े धुरंधर खिलाड़ी है कांग्रेस के, दोनों को अपने अपने बेटे की फिक्र है। एक राहुल की लॉबी के हैं, एक प्रियंका की लॉबी की है। तो राहुल की लॉबी वाले को तो टेंशन नहीं है, उन्हीं का चल रहा है। प्रियंका वाली लॉबी को थोड़ा टेंशन है। तो अब देखना है कि कमलनाथ अकेले पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी को बीजेपी बाहर से सपोर्ट करती है, या फिर वो कांग्रेस से चुनाव उनको मिलता है। अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तब तो बात की बात है। जहां तक मेरे पास एक्सक्लूसिव आपके लिए इंफॉर्मेशन है मध्य प्रदेश से कि शिवराज मामा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, वो विदिशा से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो मेरे को पता ही था कि शिवराज सिंह चौहान को ऐसे नहीं हटाएंगे। मतलब आप एक घड़ी को वसुंधरा राजे को हटा सकते हो, पर शिवराज सिंह चौहान जो अभी अभी आपको चुनाव जितवा के ला रहा है, और अपने दम पे उन्होंने जो ये सोचो ना, विदिशा किसकी सीट, वन ऑफ द बीजेपी के लिए सेफेस्ट सीट जो सुषमा स्वराज की सीट रही है, और विदिशा से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसकी प्लानिंग चल रही है, वो काम भी शुरू हो गया है। तो विदिशा से अगर शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? मैंने बहुत दिन पहले भी बोला था कि देखिए हु विल बी नेक्स्ट बीजेपी प्रेसिडेंट, जो संघ का भी लाडला हो, जो जेपी नड्डा साहब से ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो, या आप सभापति के चेयर पे किसको चाहेंगे? जो देखिए सभापति के चेयर पे आप उसको चाहेंगे जिसका संघ के ऊपर आशीर्वाद रहा और भरोसा हो। ये आप मान लीजिए कि नागपुर के सबसे लाडले में से एक है शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी के बाद। तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो तो जाना नहीं है। इसलिए मैंने उसी दिन बोला था कि ये दूसरी पारी की शुरुआत है, एक पारी डिक्लेयर होता है, दूसरी पारी अब सेंटर में। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि संघ इन दिनों महसूस भी कर रही थी कि जो इस वक्त कोर मंत्रिमंडल है उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो जो संघ समर्थक आइडियोलॉजी वाले हैं वो कम हो गए हैं, और उनका लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, अपना बैलेंस बना, प्रकृति का बैलेंस बना रहना चाहिए। तो प्राकृतिक बैलेंस बनाने का ये है, और इस वजह से शिवराज सिंह चौहान वापस आ रहे हैं वहां पे। नहीं, वो देखो शिवराज सिंह चौहान का तो सबको पता था कि बड़ी जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे को आप एक घड़ी को हटा सकते हो, शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटा सकते, ये सबको पता था। सबको पता नहीं भी था तो जो थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है उसको समझ में आ जाना चाहिए था। चलिए, मध्य प्रदेश में आपको उतना जितना पहले था उतना ही। हाँ बिल्कुल उतना। महाराष्ट्र बगल में, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र के लिए इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं अभी मेरा रिसेंट विजिट भी महाराष्ट्र हुआ है, कोंकण साइड वगैरह में पूरा विजिट किया था बाई रोड। यू विल बी सरप्राइज्ड,
भले अदर सर्वेस कुछ भी कहें, मेरा मानना है बीजेपी या एनडीए 40 से 44 जाएगी। इसमें एक चीज ये भी है कि इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी पिछली बार जितनी शिवसेना को सीट दी थी उतनी सीट नहीं देगी। अब अगर यही है ना कि बीजेपी अकेले 48 में से इन लोगों को 9 सीटें दे दे, 18 सीट, और अकेले 30 सीट पे लड़ेगी, तो बीजेपी का भी नंबर बढ़ेगा, पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगा। तो बीजेपी का श्योर शॉट तो बढ़ ही रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी शायद अकेले 30 सीट ऐसी लड़ेगी भी जो 30 की 30 वो जीतेगी, और प्लस एनडीए। देखिए, हमको ये समझना होगा कि शिवसेना क्या है। शिवसेना कोई पार्टी नहीं थी कभी भी, वो कारपोरेट के तौर पे काम करती थी। जैसे कारपोरेट मॉडल होता है ना, वैसा तो प्रमुख है शिवसेना के, वहाँ पे सब शिवसेना के प्रभारी है, लेकिन उनका काम जो है ना वो सिर्फ मुंबई कारपोरेट जो है एमसीडी उससे नहीं आता। बहुत पैसा था शिवसेना के पास। अब सत्ता शिफ्ट हो गई, हाँ, बीएमसी के अलावे जो है अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो सारे शिवसैनिक यहाँ पे। आप दुनिया में 2 चीज कहीं नहीं कर सकते, एक लड़ाई और युद्ध, बिना कार्यकर्ता के, कैडर के, वॉरियर के नहीं। सही बात है। तो ये एक तो पार्टी एनसीपी रही नहीं, दूसरी शिवसेना रही नहीं, और ऊपर से अशोक चौहान के साहब जो थे, जो थोड़ा बहुत कांग्रेस में सांस फूंक सकते थे, और मिलिंद देवड़ा, वो भी नहीं रहे। यानी 3 जीरो मिलकर के कितना ऐड कर लेंगे? सही बात। 3 जीरो मिलकर कितना ही ऐड करेंगे, वही गुड फॉर नथिंग है। तो ये महाराष्ट्र का खेल है, और महाराष्ट्र में वेल प्लेड कहना पड़ेगा देवेंद्र, क्योंकि देवेंद्र को एक लोगों ने एकदम आउटराइट जाके रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। यार, आपने सीएम पद छोड़ के डेप्यूटी सीएम पद उठाया, और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया है वहाँ के लोगों में भी। अब पर यहाँ पे महाराष्ट्र जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग कैसे हो जाता है कि महाराष्ट्र का विपक्ष जो है उसमें भी शिवसेना है, और महाराष्ट्र का जो सत्ता है उसमें भी शिवसेना है। महाराष्ट्र का जो विपक्ष है उसमें भी एनसीपी है, महाराष्ट्र की जो सत्ता है उसमें भी एनसीपी है। साला हो क्या रहा है ये कुछ वैसा था, नेहरू वाला था। एनीवे, इसका भी आपको बताता हूँ। देखिए, मैं कुछ दिन पहले भाऊ तोरशेखर सर के साथ, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं, उनके साथ जब बैठा हुआ था तो बात हो रही थी। उन्होंने एक बात कही कि मरते टाइम में एक प्रॉमिस लिया था बाला साहब ठाकरे ने, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर से, कि राजनीतिक रूप से मैं अपने बेटे को जानता हूं, कभी नुकसान और अलग भी हो जाए तो आप मुझे प्रॉमिस करें कि बीजेपी पॉलिटिकली बहुत कुछ करेगी, लेकिन इतना नुकसान कभी ना होगा कि उनको जेल जाने की नौबत पड़े। तो पॉलिटिकली सारा नुकसान हो गया, बस वो प्रॉमिस बाला साहब ठाकरे से बीजेपी के उस बड़े कद्दावर नेता ने निभा ली। बाकी सब कुछ हो गया है उनके साथ। हाँ, तो महाराष्ट्र में आप 44 सीट कह रहे हैं, तो मतलब सर्ज तो यहाँ पे भी है। सर्ज यहाँ भी है। तो आई थिंक बहुत सारी जगहों पे सर्ज है, और आपका जो नंबर है वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि एनडीए 370 और बीजेपी 335, 330 से 340 के बीच में कहीं अटकेगी। प्लस माइनस, देखिए, प्लस माइनस 10 का आप तो देना पड़ेगा, उतना तो देना पड़ेगा। सेफोलॉजी में इतना रहता है। क्या है कि ये नंबर और बढ़ सकता था, बीजेपी अगर चाहती, एनडीए का भले कम होता, अगर बिहार में ये अलायंस नहीं बदलता। मुझे लगता है कि बीजेपी ने एनडीए का नंबर बढ़ाने के लिए बोला, कोई बात नहीं, मेरी सीटें कम हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए का नंबर बढ़ना चाहिए। ये देखिए, हो सकता है मोदी जी के मन में भी समवेयर कहीं हो, यार राजीव जी के समय 400 जीते थे, वो 400 का मैजिक नंबर अचीव कर लेना, थोड़ा मजा है, थोड़ा राजनीति का, तो मन में रहा होगा। नीतीश कुमार का पलटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था मुझे, हवा में बातें कर रहा है, बट फाइनली वो हुआ। पर यहाँ पे बीजेपी ने अपने 16 सीट ये इसको दे देते हैं, 16 नहीं भी तो 12 सीट अगर ये नीतीश बाबू को दे देते हैं, तो अपने 12 इन्होंने एमपी लूज कर दिए मेरे ख्याल से। देखिए, राम मंदिर का इम्पैक्ट और ग्रेविटी बता रहा हूँ, मतलब बिहार से ज्यादा इम्पैक्ट आपको, यूपी और बिहार से ज्यादा इम्पैक्ट आपको राम मंदिर का कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। और जब राम मंदिर का ये पूरा हो रहा था, तो जब 22 तारीख को हर जगह झंडा लगा रहे थे और दीपावली, तो वहाँ खूब पटाखे चले, खूब दीपावली मनी,
बिहार की दीपावली में तो ये भी नहीं आप कर सकते ना वहाँ पे कि मुसलमान वहाँ का क्रोधित हो जाएगा तो कुछ उखाड़ लेगा। वहाँ तो राम मंदिर का रामनवमी का हर बार जुलूस निकलता है और आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। वहाँ बिहार का कल्चर थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसका इम्पैक्ट और ग्रेविटी ये था कि उस वक्त जब हमने सर्वे किया था विदाउट नीतीश, तो एनडीए को 31 सीटें आ रही थी अकेले, जिसमें चिराग पासवान, और बीजेपी का नंबर वाज गोइंग अराउंड 22 to 25 अलोन। अब आप 17 सीट पे ही मैक्सिमम लड़ोगे, यानी 8 सीटों का बीजेपी को बिहार में नुकसान होता हुआ दिखा। तो वो थोड़ा सा है, लेकिन बदले में क्या था कि इन्हें लगा कि भाई क्यों 31 या 30 जीतना जब हम 39 जीत सकते हैं किशनगंज को छोड़ करके। तो अभी भी मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी 2 सीटों पे फाइट हमेशा एक्स्ट्रा रहती है। वो पिछली बार जीत गई थी, बात अलग है। इस बार भी वही है कि 37 सीट मिनिमम है, 39 मैक्सिमम है एनडीए के लिए। तो बात वही है, एनडीए, लेकिन नीतीश विनर निकला। हाँ, नीतीश का तो गेम ही साला ये हो चुका है इस समय कि विधानसभा चुनाव के समय उनके पास चले जाओ, लोकसभा चुनाव के समय इनके पास चले जाओ, एमपी भी बने रहेंगे, एमएलए भी बने रहेंगे। और यहाँ पे कमी मेरे को बीजेपी की लीडरशिप की लगती है कि वहाँ पे बीजेपी ने कोई लीडर उत्पन्न नहीं किया, जबकि इनके पास पूरा समय था कोई लीडर, अन्नामलई के जैसे कोई लीडर खड़ा करते और वो वहाँ पे। ये जो स्टेट लीडरशिप क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, आप एक चीज देखेंगे कि अमित शाह और मोदी जी के आने के बाद ये धीरे धीरे हर एक स्टेट में हो रहा है। ठीक है, आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता, पर छत्तीसगढ़ में आपके पास कोई फेस नहीं था। चलो यहां तो था भी कम से कम, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी आप बिना फेस के ही टेक्निकली जीते हैं। हाँ। क्योंकि जिस फेस को आप लड़ाना चाह रहे थे वो उसके नाम पे लड़ते तो शायद चुनाव का रिजल्ट भी कुछ और होता। सही बात है, वसुंधरा के नाम पे। अब आते हैं बिहार में भी। आप ये देखिए कि अपोजिशन में जाने के मात्र 7 दिन के अंदर तेजस्वी यादव ने एक यात्रा शुरू कर दी और पूरे बिहार में घूमने लगा। बीजेपी बिहार 1.5 साल विपक्ष में रही, उसका कार्यकर्ता भी मरा, लेकिन ना आप रैली करते हैं ना यात्रा में निकलते हैं, तो सेंट्रल लीडरशिप का आपके ऊपर विश्वास भी कैसे पैदा होगा। सही बात। सम्राट चौधरी जी को मौका दिया, आपने पगड़ी भी बांधी, बोला पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश को हटा नहीं लेंगे। लेकिन आप हटाओगे कैसे? ये तो वही बात हो गई कि जब तक यूपीएससी निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होगा तब ना निकालोगे जी यूपीएससी। गजब बात करते हो। मोटिवेशन कहाँ है? तो मोटिवेशन वहां नहीं था ना। तो मोटिवेशन सोचा कि है नहीं, बोला छोड़ो नीतीश को मिलाते, यही एकमात्र मोटिवेशन है। और उसके अगले दिन बिहार में जब बदलने वाली थी सरकार, बड़ा एकदम 70 mm के थिएटर जैसा नीतीश कुमार रीलॉन्च हुए और ऐसे दोनों हाथ करके उन्होंने कहा नीतीश सबके हैं। उसी दिन मैंने बोल दिया था अपने लाइव शो में भी कि भैया नीतीश कुमार पलट रहे, आप मानो ना मानो। वैसे पलटने की शुरुआत G20 समिट का जो मीटिंग में इनको बुलाया गया, इन्होंने बोला है क्या ही कांग्रेस लोगों के साथ हम टीम बना रहे हैं, एक तो ये चुनाव जीतेंगे नहीं, ऊपर से सम्मान हमको मिलेगा नहीं। सही बात है। कन्वेनर तक नहीं बना रहे हैं। अब कम से कम कन्वेनर ही बनना है तो एनडीए का बनो। सही बात। जहां पे जीत मिला तो कम से कम ई तो बैगेज साथ में जाएगा ना हमारे साथ। यस, हम एनडीए को जीता है, मोदी जी अकेले थोड़े ना थे, हम भी एनडीए के कन्वेनर थे। तो क्या है कि कम से कम खुश तो रहने दो यार। तो बोला कि कम से कम यहाँ खुशी नहीं मिल रही है तो खुश रहने के लिए बोले पलट लो। तो यहाँ पे एक चिराग पासवान का भी एक अच्छा वो आ जाता है। तो अंत के 2 मिनट हम चिराग पासवान के बारे में बात करते हैं और फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है बड़ा करिश्मेटिक लीडर है यार। मैंने उनकी हाजीपुर की रैली कवर की और ये बात सच है कि जब रामविलास पासवान अपने उरूज पे थे और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये तीनों जब जनता दल में थे, इन तीनों ने भी उस स्टेडियम में उस समय रैली करी थी और वो स्टेडियम नहीं भरा था। तब लालू यादव ने कहा ये तो एकदम ये स्टेडियम को श्राप है जी, ये भरबे नहीं करता है। लेकिन उस श्राप को समाप्त कर दिया चिराग पासवान ने इस बार। हाजीपुर कवर कर रहा था उस रैली को, आपको ऐतिहासिक दृश्य मिल जाएंगे उसके उनके टाइमलाइन पे, आप ऑडियंस को आराम से वो दिखा सकते हैं। मतलब सिर्फ वो स्टेडियम नहीं भरा, उसके आसपास का पूरा एरिया जैम पैक्ड हो गया। लोग सरप्राइज्ड हो गए, ये कैसे? लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि वो राइज सिर्फ हाजीपुर तक नहीं है। आप वैशाली जाइए, जमुई के तो वो सांसद है। जमुई जब उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा मुझे जमुई के लोगों को छोड़ना, जमुई के लोग रोने लगे। ये इम्पैक्ट है, 2 बार से वहां का आदमी सांसद है। जमुई के लोग कह रहे हैं कि चिराग भैया आप हमको छोड़ के मत जाइए।
अच्छा, हाजीपुर की सीट भी देखनी, क्योंकि वो उनके पिताजी की परंपरागत सीट है। वो अब उनकी पार्टी का मैटर है इंटरनल, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे कहाँ से वो लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो आप देखिए वैशाली हो गए, इस प्रकार से जमुई, समस्तीपुर। आप अगर रोहतास में भी जाएंगे तो उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ना राजू तिवारी, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया पार्टी को। अच्छा, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता है। देखिए सारी बातें एक तरफ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आती है। अब इसमें सभी आ जाते हैं जब पूरा बिहार आएगा। ये कुछ वैसा ही को लगेगा कि सबका साथ सबका विकास। आप इस नारे को आउटराइट जाकर रिजेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नारा तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का है। तो अब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो यूथ है ना, वो बहुत रैपिडली कास्ट के बैरियर को तोड़ करके जुड़ रहा है। हालांकि इसमें भी कास्ट लाइन है, ये भी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से उस कास्ट के अलग अलग नेताओं को, जिनको कभी उस पार्टी में मौका नहीं मिला जो कास्ट की राजनीति करती है, वो अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। और इससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये तो झूठ का कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, हमारे कास्ट को तो बेनिफिट ही नहीं मिला आज तक। तो चिराग पासवान एक स्मार्ट प्लेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, बोलते अच्छा है, और क्या चाहिए, एक पैकेज तो है। कम से कम अगर आप पिता पुत्र के बाद पुत्र वाली लाइन में जोड़ेंगे तो आपके पास जो चेहरा आता है, जयंत चौधरी के आगे, अखिलेश यादव के आगे, राहुल गांधी के आगे, तेजस्वी यादव के आगे, इन सब में से अगर आप मुझे रेट करने को कहेंगे तो मैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये दो ऐसे नेता निकले हैं जिनको मैं अच्छी रेटिंग देता हूँ। हालांकि मैं कंप्लीटली आपके दर्शकों को बता दूं, मैं तेजस्वी यादव के आइडियोलॉजी, उनकी पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, और मैं भाई निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं मानता हूँ यार इसमें भी आइडियोलॉजी में कैसे कोई निष्पक्ष हो सकता है, ये सब बेकार बात है। हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इतना डिक्टेटरशिप तो नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक बात है ना कि बीजेपी ने चिराग पासवान को उस लेवल पे नहीं उठाया बिहार में जितना उठा देना चाहिए था। नीतीश के साथ जाने की बजाय चिराग को उतना उठाना चाहिए था। ये देखिए, दो चीज़ें होती है। बिहार स्टेट लीडरशिप के अंदर भी एक प्रॉब्लम था। बिहार स्टेट लीडरशिप में कुछ महत्वाकांक्षी लीडर्स को लगता था कि अरे हम चिराग से कम थोड़े ना है। अरे आप कम नहीं भी है तो आप कुछ किए होते वैसा। एक आदमी ने यादव सम्मेलन बुलाया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी बुलाया था। हुआ क्या? हुआ ये कि आपके जो मीटिंग में यादव आया वो खुद बोला हम तो लालू यादव के समर्थक है। तो आपके लिए तो मोए मोए मोमेंट हुआ ना। तो ये मोए मोए मोमेंट था। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि मोए मोए मोमेंट के बजाय मोदी वो मोमेंट है। और यार मैं चाहता हूँ थोड़ा डेमोक्रेसी और खतरे में आए। ये तो डेमोक्रेसी खतरे में जैसे हिमाचल में चल रही है, हर देश में, पूरे स्टेट में थोड़ा मजा, एंटरटेनमेंट रहना चाहिए। एंटरटेनमेंट की कमी हो गई है, तो मोदी सरकार का जो आना भी बनता है। अच्छा, तो भाई ऑन दैट नोट हम आज का ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। दोबारा से अभिषेक भाई के साथ बैठेंगे और 2024 के बारे में और चर्चा करेंगे ढंग से। तो अभी के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।